आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूँ पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के नेस्को ग्राउंड में हूँ। बहुत ही बड़ा ग्राउंड है ये और बड़े इवेंट्स के लिए जाना जाता है, गरबा नाइट्स के लिए जाना जाता है। लेकिन बीते 2 साल कोरोना की वजह से इसे कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया था और ये जो आप पूरा हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल कोविड के पेशेंट्स के लिए 3000 से ज्यादा बेड यहाँ पर लगाए गए थे। लेकिन एक बार फिर से रौनक लौटी है। कोरोना का प्रकोप कब हुआ या खत्म हुआ, एक तरीके से देखिए मुंबई आजाद हुआ इससे, उसके बाद सारे त्योहार को बड़े तौर पर मनाया जा रहा है। खासतौर से नई सरकार आने के बाद जो समय का भी जो रिस्ट्रिक्शन था वो भी बहुत हद तक कम हुआ है। तो आप देखें गरबा नाइट यहाँ पर पहले दिन किस तरह से उत्साह लोगों में दिख रहा है। लोग यहाँ पर 9 दिनों तक लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर डांस करते हैं। जो परफॉर्मर्स हैं आकर यहाँ पर सिंगर्स परफॉर्म करते हैं, गाते हैं। लाइव सिंगिंग इस वक्त आप देख रहे हैं और उनके आवाज पर, ताल पर लोग यहाँ पर झूमते हुए। कुछ लोगों से कोशिश करेंगे बात करने की। आप लोग बात करेंगे। 2 साल तक कोविड की वजह से आप लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे गरबा नाइट में, अब मौका मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इतने साल के बाद खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने साल बाद हमें खेलने मिल रहा है, बहुत ज्यादा इनफैक्ट कभी 2 साल की इंटर की कसर 1 साल में काटी है। बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान से यही दुआ है कि यही ऐसा माहौल बना रहे। ओके, वी रियली मिस दिस 2 years। कोविड का अस्पताल यहाँ पर बनाया गया था, वापस से नेस्को ग्राउंड में वही रौनक दिख रही है। क्या कहेंगी 2 साल के लंबे गैप के बाद कितना मिस किया? बहुत एक्चुअली ज्यादा मिस किया है। इवन ऑल सब गुज्जू से बहुत मिस किया है कि हम लोग पहले बिल्डिंग में ही खेलते थे, पर अभी अब मौका है कि वी कैन प्ले हियर, सो इट्स अलग ही फीलिंग है। वो आज सबके फेस पे एक्साइटमेंट ही है। अभी 2 साल के बाद खुल गया है तो सब लोग एंजॉय करेंगे अभी वापस। तो अभी 9 दिन का क्या प्लान है आगे? बस गरबा ही खेलना है। बाहर जाके खेलना है, बिल्डिंग में नहीं खेलना है। बिल्डिंग में नहीं खेलना है, बाहर जाके खेलना है। अलग अलग जगह पे। हाँ, अलग अलग फाल्गुनी है, लाइक प्रीति पिंकी, एवरीवेयर। तो अगले 9 दिनों तक लोगों में यही उत्साह नजर आने वाला है। वही आपको इस त्योहार का सियासी रंग भी दिखाते हैं। दही हांडी और गणेशोत्सव के बाद अब जो बड़ा त्योहार है महाराष्ट्र में वो है नवरात्रि, और खासतौर पे मुंबई में जो कि गरबा नाइट के लिए अलग अलग जगहों पे बुकिंग हो गई, सिंगर्स की परफॉर्मेंसेस हो गई, टाइम का रिस्ट्रिक्शन हो गया, उसको लेकर हमेशा कुछ सियासी फैसले चर्चा में रहते हैं। इस बार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बीजेपी बीएमसी चुनाव के पहले जो मराठी कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, मराठी वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, उसको देखते हुए इस त्योहार में मराठी डांडिया की शुरुआत हुई है। सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। बस स्टॉप्स पर बीजेपी की ओर से लगाए गए बैनरों के जरिए बताया गया है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच मुंबई में मराठी डांडिया का आयोजन किया जाएगा। आमतौर पर गुजराती गीतों से मनाए जाने वाले इस त्योहार को अब मराठी गीतों और मराठी गायकों के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी नेताओं की ओर से बताया गया कि अवधूत गुप्ते जैसे मशहूर गायक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पिछले 2.5 वर्षों से मानो सरकार ने सभी त्योहारों को, हिंदू त्योहारों को जैसे दबा दिया था, अब सत्ता परिवर्तन हो गया है और सभी हिंदू त्योहारों पे लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। जन्माष्टमी हमने जोरों शोरों में मनाई और जन्माष्टमी में ही एक कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि अब हर त्योहार हम जोरों में मनाएंगे। जन्माष्टमी जोरों में मनाई, गणेशोत्सव जोरों में मनाई, अब नवरात्रोत्सव भी जोरों शोरों में हम मनाएंगे। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर ऐसे 5 दिनों का एक ग्रैंड मेगा मराठी डांडिया आयोजन किया है। पहले दही हांडी, उसके बाद गणेशोत्सव और अब नवरात्रि। बीजेपी इन त्योहारों के जरिए अपने पक्ष में मराठी मतदाताओं को लाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। दही हांडी के समय बीजेपी ने ऐलान किया था कि कई ऐसे गोविंदा पथक होंगे या गोविंदा होंगे जिन्हें नौकरी दी जाएगी। गणेश चतुर्थी के समय कई मंडलों के बीच में प्रतिस्पर्धा करना हो या लोगों को गांव भेजना हो, इसका भी उन्होंने इंतजाम किया। और अब नवरात्रि ये तीसरा त्योहार है जिसके जरिए बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती दिख रही है।
महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद बीएमसी चुनाव के लिए सभी पार्टियों की ओर से तैयारी शुरू हो चुकी है। 25 साल से सत्ता में बैठी शिवसेना के भीतर बगावत के बाद अब हर पार्टी मराठी वोटरों को अपने खेमे में लाना चाहती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी ये मुद्दा उठाते हुए उद्धव ठाकरे को मराठी माणूस के बुरे हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मराठी माणूस किसकी वजह से मुंबई के बाहर गया? कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर, वांगनी, वसई जाने के लिए मजबूर किसने किया? केवल मराठी माणूस के नाम पर राजनीति कर स्वार्थी बनने का काम जिसने भी किया हो, उसे आने वाले चुनावों में मुंबईकर सबक सिखाएंगे। वहीं उद्धव ठाकरे की ओर से भी मराठी माणूस को अपने तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में जनसंघ पार्टी पर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश करने का आरोप लगाया था। तो वहीं उद्धव गुट का ये भी कहना है कि मराठी दांडिया की याद बीजेपी को चुनाव से ही आई है। जब मुंबई पर लोगों की गलत नजरें पड़ी थी, तब संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन की शुरुआत हुई। उसमें जनसंघ तो था, लेकिन वो कैसे था? तब यह सभी ने सोचा था कि अगर मर गए तो भी चलेगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र को ही मिलना चाहिए। तब जनसंघ पहली पार्टी थी जिसने इस समिति को कुछ सीटों के लिए तोड़ा था। ये उनकी औलाद है। पहिला पक्ष होता की ज्यांनी ती समिती फोडली आणि जागा वाटपाचं भांडण करून समिती फोडून मराठी माणसाची एकजूट फोडून तो बाहेर पडलेला, हे त्यांची औलाद। सभी जाति धर्म के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब मराठी नवरात्रि, मराठी दांडिया, ये सीधा दिखाता है कि आने वाले महानगर पालिका का चुनाव है, तो ये उसको चुनाव में उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो बीजेपी जहां फायदा है वहां फायदा लेना चाहती है, लेकिन मुंबईकरों को, महाराष्ट्र की जनता को सब साफ साफ दिखाई देता है। ये तो साफ है कि बीएमसी चुनावों में हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है और गणेश चतुर्थी के समय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई आकर बीजेपी के चुनावी प्रचार की बिगुल भी फूंक दी है। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि हिंदुत्व के साथ ही मराठी माणूस का मुद्दा भी वो उठाएं। उनको उम्मीद है कि इसके जरिए जो उद्धव ठाकरे का वोट बैंक है उस पर इसका असर पड़ेगा, जिसका फायदा आने वाले बीएमसी चुनावों में बीजेपी को होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अंकिता भंडारी के घर वाले उनके अंतिम संस्कार के बाद पौड़ी अपने गांव लौट गए। उनके गांव पहुंचना आसान नहीं था। एनडीटीवी की टीम भी यहां पर पहुंची। उनके परिवार वाले कहते हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। उनकी मां ने कहा कि आखिरी वक्त में उन्हें उनकी बेटी का चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। पौड़ी जिले में ये रास्ता है अंकिता भंडारी के घर जाने का। बहते पानी में करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई, फिर करीब 2 किलोमीटर पहाड़ पर सीधी चढ़ाई। करीब 1 घंटे के सफर के बाद हम अंकिता के घर पहुंच गए। ये है धूरो तौक गांव। हालांकि यहाँ 1-2 घर ही हैं। यही छोटा सा घर है अंकिता का, जहां अंकिता अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। मेरे पहुंचने के पहले ही अंकिता का परिवार अंतिम संस्कार के बाद यहां पहुंच गया था। घर पर अंकिता के कुछ रिश्तेदार और जानकार थे। अंकिता के पिता ने बातचीत में कहा कि उन्हें जैसे ही अंकिता के गायब होने की सूचना मिली, वो तुरंत ऋषिकेश गए। लेकिन पटवारी और आरोपी उन्हें घंटों गुमराह करते रहे। उन्हें ये भी कहा गया कि रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। इसे लेकर उनका आरोपियों से झगड़ा भी हुआ। मैं अंकिता भंडारी का पिता हूँ, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। तो कहने लगे कि नहीं, रिपोर्ट इन्होंने लिखा दिया। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट लिखोगी पहले पीड़िता की रिपोर्ट लिखोगी? तो नहीं, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा मैं। तो तब तक होटल मालिक ने गर्म हो गया, मैं भी गर्म हो गया। मैंने कहा तुम बीच में क्यों बोले, तुम्हारी रिपोर्ट हो गई ना, अब मेरी रिपोर्ट लिखो। तो पटवारी कहने लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, कोड़ा जाऊँगा, थाने में जाऊँगा। तो तब तक बीच में होटल मालिक ने बोला कि आप स्पॉट में आए, होटल में आए, सीटी कैमरे लगे हैं, तो आप जो है वहाँ पे चले। तो 4:30-5 बजे के आसपास हम होटल में पहुँचे। तो पटवारी घूमता रहा। उसके बाद उस पटवारी ने कुछ नहीं बोला, सीटी कैमरे ऑन करो, कुछ करो। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा आप सीटी कैमरे ऑन करो। तो उसके बाद होटल मालिक पुनीत आर्य ने बोला कि 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, जगह जगह से टाटे टूड़ियाँ कटी हुई हैं। तो उसके बाद मुझे शक हो गया पटवारी पे और होटल वालों के साथ में मिले हुए भगते। परिवार वालों के मुताबिक अंकिता की हत्या से 1 दिन पहले
17 सितंबर को उससे बात हुई थी। तब उसने किसी तरह की परेशानी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उसने अपने दोस्त से असुरक्षित होने की बात कही थी। कभी आपकी बेटी ने पहले बताया था कि इस तरह से वो परेशान है या असुरक्षित महसूस कर रही है? हाँ, वो हमें नहीं बताया, जबकि 17 तारीख 1 घंटे तक बातचीत हुई। नहीं बताया आपको? माँ को और भाई से बात हुई उसकी, लेकिन नहीं बताया उसने। अच्छा, कभी नहीं बताया इसके पहले? नहीं बताया इससे पहले। अच्छा, अरे अपने दोस्त से बताया था उसने दोस्त से बताया कि मुझे थोड़ा यहाँ खतरा सा लग रहा है। अच्छा, तब तक उसी दिन 18 तारीख को, अच्छा, उसी दिन 8:30 बजे इसका स्विच ऑफ हो गया। अंकिता के घर वालों के मुताबिक रिजॉर्ट पर जल्दबाजी में बुलडोजर चलवाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। अब वो चाहते हैं कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, अंकिता के नाम पर एक स्मारक बनाया जाए, अंकिता के भाई को नौकरी मिले। घर वालों के मुताबिक उन्हें मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि मुआवजा लेकर इन्होंने बात रोक दी, उद्देश्य संस्कार कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने मुआवजा या फिर कुछ दिया होगा हमें। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमको तो बस कुछ नहीं चाहिए, हमको उन तीनों को बस जैसे भी करते हैं फांसी तक दिलवा दीजिए, बस जिंदा जला दो उनको, उन तीनों को जो ऐसे करते हैं किसी बहन बेटी के साथ। और सरकार से क्या मांग करते हैं आप? कुछ नहीं, बस यही मांग है मेरी, और कुछ मांग नहीं है मेरी। बस जो बीत रही है ना परिवार में, वो इनके परिवार में भी बीतनी चाहिए। इनके माँ बहनों को भी लगना चाहिए कि क्या किया है इन्होंने। अंकिता की मां आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनके पिता सरकारी कर्मचारी हैं और भाई दिल्ली में सीए कर रहा है। ऐसा दुर्गम और वीरान इलाका जहां अंकिता के घर ही पहुंचना बेहद मुश्किल हो, संसाधन ना के बराबर हो, ऐसे में सपने देखना और उन्हें पूरा करना, ये अंकिता ने कर दिखाया था। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि एक दिन उसके साथ ऐसा हो जाएगा। उसकी हत्या से न सिर्फ अंकिता का परिवार बल्कि उनके आसपास के लोग भी बेहद सदमे में हैं। पौड़ी में अंकिता के गांव से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जहां फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 21वें दिन में पहुंच चुका है। आज विश्वविद्यालय के सभी गेटों पर छात्रों ने ताला लगा दिया। हालांकि बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस ने इन्हें खुलवा दिया। आज बड़ी संख्या में छात्राएं विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई और मार्च निकाला। फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी गेट बंद कर विश्वविद्यालय शटडाउन, पेन डाउन का नारा दिया। आज हम तालाबंदी करके विश्वविद्यालय में पूरा शटडाउन कर रहे हैं, पेन डाउन कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा सहयोग दीजिए। ये लड़ाई आपकी है, हमारी है, हमारे आने वाले भाइयों बहनों की है। जी, सभी गेटों को बंद करके तालाबंदी कर दिया गया है और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को आज विश्वविद्यालय में नहीं घुसने दिया जाएगा जब तक ये फीस वृद्धि वापस नहीं हो जाती है। हालांकि बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल आया जिसने गेट खुलवाए। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच हल्की झड़प भी हुई। जैसे कि पहले से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज इन्होंने यहाँ पे गेट पे जो ताला लगा दिया था और जिससे बाहर से जो विद्यार्थी क्लास के लिए आ रहे थे उनको इश्यू हो रहा था, वो बाहर ही रह गए थे। तो फोर्स की मदद से आके यहाँ पे ताला खुलवाया गया और अभी इनका प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन ताला खुल गया है और बच्चे जो क्लासेज के लिए जा रहे थे वो चले गए हैं। आज के आंदोलन की खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में वुमेन्स हॉस्टल के साथ डेलीगेसी के छात्राओं ने फीस वृद्धि को लेकर विरोध मार्च निकाला। ना डिस्पेंसरी, ना विजिटिंग हॉल, ना लाइब्रेरी, किस चीज की 45,000? किस चीज का पैसा दे हम? ना एजुकेशन। आप कंपेयर कर दिए बीएचयू से, और भी चीजें बहुत सी कंपेयर करने लायक है, वो तो कंपेयर नहीं की, आप ये कंपेयर कर रही है बीएचयू से। फीस वृद्धि वापस लो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फीस वृद्धि के आंदोलन का समर्थन अब इलाहाबाद से बाहर निकलकर वाराणसी और दूसरे जिलों तक भी पहुंचने लगा है। वाराणसी के विद्यापीठ में छात्रों ने फीस वृद्धि के समर्थन में भिक्षाटन करके आंदोलन को समर्थन दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र आमने सामने हैं। साफ है कि इस जिद से एक तरफ जहां विश्वविद्यालय का माहौल खराब हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नए एकेडमिक सत्र के साथ पठन पाठन पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में बेहतर होता कि विश्वविद्यालय प्रशासन बातचीत का रास्ता तलाशता। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता,
और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश भर में छापेमारी और गिरफ्तारी के विरोध में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने 3 दिन पहले महाराष्ट्र के पुणे में विरोध प्रदर्शन किया था और इस दौरान का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बताए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पुलिस इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवा रही है। इधर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने गुस्से में बयान दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएफआई कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र के पुणे की जमीन पर कथित तौर पर पाकिस्तान परस्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल होते ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भड़के हुए दिखे और कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के ऐसे नारे लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि है, इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। ये देशभक्त राष्ट्रभक्तों का राज्य है, इसलिए उनका पूरा बंदोबस्त जो हमारा गृह विभाग करेगा। 2 अलग अलग प्रकार के वीडियो आए हैं, उसकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन महाराष्ट्र में अगर कोई पाकिस्तान के नारे लगाएगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसके ऊपर राजद्रोह का, देशद्रोह का ऑफेंस हम दाखिल करेंगे। वैसे राजद्रोह कानून अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस मामले में ये धारा 124A जुड़ नहीं पाई है, लेकिन ऐसे वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच होगी। जे काय सेक्शन असतील त्यामध्ये आम्ही ऍड करणार आहोत। फिलहाल सोशल मीडिया पर जो वीडियो मौजूद है उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। मामले में बंद गार्डन पुलिस ने बिना इजाजत इकट्ठा होने, दंगा करने जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू की है। जांच के दौरान जो जानकारियां सामने आएंगी उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ अन्य धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। जे तपासात ज्या ज्या गोष्टी पुढे येतील त्यामध्ये कडक भूमिका पोलिसांची आहे। इधर एमएनएस से लेकर शिवसेना यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इधर जो घटना घड़ी है ये पूरे महाराष्ट्र में दिखाई गई है, इसका हम निषेध करने के लिए इधर जमा है और ये घटना भारत में वापस घटनी नहीं चाहिए। दरअसल शुक्रवार को पीएफआई कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन जांच एजेंसी की ओर से अपने दफ्तरों पर छापेमारी और गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, इसलिए गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, आपराधिक साजिश के आरोप में 60 से 70 संदिग्ध पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन वीडियो को लेकर पड़ताल बाकी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर म्यांमार में बंधक बनाया, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और जाना था थाईलैंड, पहुंच गए म्यांमार। मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर से पता चलता है कि 3 युवकों को थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर म्यांमार में बंधक बनाया गया। जो पीड़ित युवक है उनके दोस्त के मुताबिक ऐसे सैकड़ों युवक हैं जिनको वहां पर बंधक बनाया गया है और उनसे साइबर फ्रॉड करवाया जा रहा है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे चीनी माफिया हो सकता है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर मुंबई के 3 युवकों को म्यांमार में बंधक बना लिया गया है। पीड़ित युवकों के दोस्त की शिकायत पर बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दुबई भागने की कोशिश कर रहे विदेशी युवक इमैनुअल ग्रीन को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। इमैनुअल ने ही तीनों को मुंबई से रिक्रूट कर थाईलैंड भेजा था। हम सारे लोग यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे थे, इसने मुझे इस जॉब के बारे में बताया कि आपको $1200 सैलरी दी जाएगी और सारी चीजें लेजेड है, कस्टमर सर्विस का प्रोसेस है। तो हम इस चीज पर अग्री हो गए सर, और हमने इसकी बातों पर यकीन किया और हम सारे दोस्त रेडी हो चुके थे सर यहाँ से जाने के लिए। और सर तो पहले 3 लोगों ने लाइक बोला कि हम ये रिस्क लेके हम जाके देखेंगे सारी चीजों के बारे में, और जाने वाले सर यहाँ से 10 लोग थे, लेकिन सारे लोगों का उस वक्त नहीं हो पाया कि कुछ लोगों की सैलरी नहीं आई। शान मंसूरी के मुताबिक 6 सितंबर को सभी तीनों को एयरपोर्ट छोड़कर आए, लेकिन थाईलैंड पहुंचने पर उन्हें सड़क के रास्ते म्यांमार ले जाया गया, जहां उन्हें साइबर फ्रॉड के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्हें लड़की की आईडी बनाकर चैट करना है, उसके बाद उन्हें लोगों को स्कैम करना है। उनको लोगों को पता बोलना है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप मेरे से दोस्ती करिए और मेरे साथ शादी करिए, रिलेशनशिप करिए सब।
ये इस चीज को नाम दिया गया है सर लव स्कैम। शान मंसूरी के मुताबिक वहां फंसे दोस्तों ने उसे बताया कि वहां सभी को साइबर फ्रॉड कर लोगों को ठगने का टारगेट दिया जाता है। जो मना करता है उसे प्रताड़ित भी किया जाता है। युवकों से मिली जानकारी के मुताबिक थाईलैंड सीमा से लगे दक्षिण पूर्वी म्यांमार में मियावाड़ी क्षेत्र में उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। वहां और भी सैकड़ों भारतीय और दूसरे देशों के नागरिकों को भी बंधक बनाया गया है। तमिलनाडु को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर म्यांमार में बंधक बनाए गए 300 के करीब भारतीय युवकों को छुड़ाने की मांग कर चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि लोग सोशल मीडिया के जरिए विदेशों में नौकरी के प्रस्ताव स्वीकार करने के पहले विदेशों में संबंधित मिशन से उसकी सत्यता जांच लें। मुंबई पुलिस ने भी अपराध की व्यापकता को देख जांच बांद्रा पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को दे दी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।